खाना खाने के बाद जो आती है उसमें हल्का मीठा। कटु इज कड़वा या तीखा? क्या सर कटु तो तीखा होता है ना, कटु तो तीखा होता है ना, तिक्की इज कड़वा। देखो, हाँ तुम लोग ऐसा टर्म यूज करते हैं जो एक दो टर्म आता है, एक कड़वा होता है और एक मिर्ची होता है जिसे हम लोग तीखा बोलते हैं। जो मिर्ची होती है उसे हम लोग तीखा बोलते हैं ना, पर अपने आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कटु यहाँ पे कड़वे के लिए यूज होता है और जो तिक्त होता है वो भी कड़वे के लिए होता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, थोड़ा सा। तिक्त रस जो है, जैसे पटोल है और गुड़ुची है, इसके स्वाद को हम क्या कहते हैं, तिक्त बोलते हैं। और जैसे मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, उसके स्वाद को हम कटु बोलते हैं, हल्का तीखापन। ऐसा ही पित्त में होता है। तो जो पित्त में तुम लोग बाइल के बारे में पढ़ोगे, तो जो बाइल होता है ना, उसका स्वाद भी बिटर होता है। मॉडर्न में अगर जाके पढ़ोगे बाइल के बारे में, तो वो स्वाद में बिटर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कड़वापन। ठीक है। तो जो पित्त जो होता है प्राकृत अवस्था में कटु होता है, जबकि विकृत अवस्था में अम्ल, विस्त्र और पूती। अम्ल तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, विस्त्र मतलब होता है सड़ा हुआ, और पूती मतलब भी होता है सड़ा हुआ, जिसमें सड़न है। ठीक है, अम्ल, विस्त्र और पूती। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन कफ में। तो कफ प्राकृत अवस्था में मधुर होता है, जबकि विकृत अवस्था में लवण होता है। ये कैसे जान सकते हो, जब तुमको जुकाम होता है ना, तो जुकाम में शुरू में तुमने देखा होगा अभी तुम्हारे माउथ में जो म्यूकस है वो नॉर्मल फील हो रहा है, वो कहलाएगा मधुर अवस्था। लेकिन जब तुमको जुकाम होता है, तो जुकाम जब ठीक होने लगता है उसके बाद तुमने देखा है कि वहां पर हल्का नमकपन आ जाता है। ठीक है, उसमें लवणपन आता है, वही विकृत अवस्था कहलाती है लवण। एक्चुअली में क्या होता है, जो म्यूकस होता है वहां से सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। तुमने सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम क्या करता है, म्यूकस वाले पार्ट में आ जाता है, इसीलिए वो गाढ़ा होने लगता है। इसीलिए बाद में उसे हम क्या कहते हैं, विकृत। जो जब म्यूकस में सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा विकृत। जैसे तुमने शुक्र के बारे में पढ़ा होगा कि शुक्र वात अवस्था में होता है, पित्त अवस्था में होता है, कफ अवस्था में होता है। तो विकृत अवस्था में जाएगा तो उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन, शुक्र जो होगा रस में मधुर होगा, पर उसमें जब सोडियम का अमाउंट मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। ऐसा ही उसमें जो चेंजेज आते हैं, यही करेक्टरिस्टिक्स उसमें चेंज आएंगी। ये हो गया। इसमें आशुकारी, दारुण, योग, वाही, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मार्क कर लो। कटु पूछा जा चुका है, लवण पूछा जा चुका है। इसके बाद चलते हैं पांच भौतिक गुण में। तो इसमें पहला गुण आता है कि पांच भौतिक गुण बताए किसने, वात के, ये वात पित्त कफ के दोषों के पांच भौतिक गुण किसने बताए, वाग्भट ने बताया। ये क्वेश्चन आता है, पहला मार्क करो। फिर दूसरा आता है वात पित्त कफ, तो दोषों के मनोगुण किसने बताए, तो मनोगुण बताए सारंगधर ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो इसके देखो, वात पित्त कफ तीनों को सीक्वेंस में अरेंज कर लो, और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तीन पांचवी तुम्हें सीक्वेंस मालूम है ना, मालूम है ना। तो ऊपर के दो वात के लिए आ जाएगा वायु प्लस आकाश। तो वायु भी देखो हल्का है, आकाश भी हॉलो स्पेस है, तो वायु प्लस आकाश किसके लिए हो जाएगा, वात के लिए हो जाएगा। पित्त में क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ये तुम्हें मालूम है, पित्त में अग्नि। और कफ में क्या हो जाएगा, जल प्लस पृथ्वी। तो ऊपर के दो, बीच का याद कर लो, पित्त आएगा, और नीचे के दोनों के लिए क्या आएगा, जल प्लस पृथ्वी, कफ के लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल प्लस पृथ्वी। तो महाभूत तुमने पढ़ पलक को लिए। फीवर है इसलिए, अच्छा ठीक है, पलक को फीवर है इसलिए निकल, पलक को। ठीक है, चलो ठीक है, कर लो, ऑफ कर लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो मनोगुण में आ जाओ। तो मनोगुण सारंगधर ने बताया, वात का मनोगुण क्या होता है, रज। तुमने अभी पीछे देखा था, सारंगधर का कोटेशन देखा था, उसमें भी रज टर्म आ रहा था, और इसमें भी है। पित्त में आएगा सत्व गुण, और तफ कफ में आएगा तमोगुण। तो निद्रा में तुमने पढ़ा था निकेत, निद्रा में कफ और तम गुण होता है। और पित्त वाले में तुमने सत्व गुण पढ़ा था, सत्व गुण प्रधान होता है। और जो वात वाले में हो जाएगा रजोगुण, वो बार बार पढ़ते हो, तुम्हें मालूम है। वात में रज होता है, पित्त में सत्व होता है, और तम होता है। तो रज, सत्व और तम क्रम से है, आसान हो जाता है याद करना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद सारंगधर ने रक्त को स्निग्ध, गुरु, चल और स्वादु कहा है। स्निग्ध होता है, गुरु होता है, चल होता है, स्वादु होता है। स्वादु होता है जब कहीं कट लग जाता है तो तुम लोग अपनी उंगली खुद खून चूसने लगते हो, अपना कट लगने पे चूसे हो अपना खून, कैसा लगता है, नमकीन होता है, हल्का नमकीन होता है और अच्छा लगता है, तभी तो स्वादु है, तभी तो हम लोग अपना खून चूसते हैं। कड़वा होता है तो क्या अपना खून चूसते नहीं होते ना। तो स्वादु टर्म याद करना, स्वादु टर्म आता है मधुर के लिए आता है,
पर यहाँ पे जो हो जाएगा स्निग्ध, गुरु और चल और स्वादु। ठीक है, समझ गए? स्निग्ध, गुरु, चल और साधु। स्निग्ध, देखो ब्लड जब आर्टरी में बहता है तो तुमने देखा होगा वहां पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है अंदर आर्टरी में। इसके कारण ब्लड कितनी आसानी से मूव होता है। यूट्यूब में कभी ब्लड की पिक्चर्स देखना तो आरबीसी को कितना आसानी से मूव होता हुआ दिखाते हैं, बहुत आराम से एकदम फ्रीली मूव होती है। तो स्निग्ध है। और गुरु, गुरु टर्म मैंने तुम लोगों को कभी पहले डिस्क्राइब किया था कि गुरु यहाँ पे क्या चीज है। आखिर रक्त में गुरु टर्म क्या है, बताओ? रक्त में गुरु क्या है? एक लॉ पढ़ा है, पृथ्वी गुण, प्रोटीन्स। क्या? पृथ्वी गुण जो है उसका। ना ना ना, न्यूटनाइक लॉ। न्यूटनाइक लॉ का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आसानी से तो मूव करते हैं, पर उन्हें तुम फ्री छोड़ दोगे तो इतने भारी हो जाएंगे कि उनको मूव कराना मुश्किल है। जैसे हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी के अंदर भरा है इसलिए फ्रीली मूवेबल हो रहा। अगर आरबीसी से उसी हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया जाए ब्लड में तो इतना भारी हो जाएगा कि ब्लड उसे बहा के ही नहीं ले जा पाएगा। ये कहलाता है न्यूटनाइक लॉ। कुछ चीजों में लगता है, जैसे शहद में लगता है, कुछ और चीजों में भी है। एक ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने उससे रिलेटेड है आयुर्वेद से, तो इसलिए मैंने पढ़ा था। तो न्यूटनाइक लॉ इसी कारण ये गुरु है। चल मूवेबल होता है तुम्हें मालूम है, स्वादु तुम्हें मालूम है, और विदग्ध हो जाने पर पित्त के समान हो जाता है। सर सर क्या नाम है? न्यूटनाइक लॉ। न्यूटनाइक लॉ, न्यूटनाइक लॉ यूट्यूब गूगल में खोल के देखना, एक बार पढ़ना इसे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दोष एवं उसके सामक और कोपक रस। तो ये तुमने पढ़ चुके हो, दोष, सामक और कोपक रस पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों ने चरक सूत्र 1 में कोटेशन देखा था, स्वादु अम्ल लवणा वायु कसाय स्वादु तिक्ता जयंती पित्तम श्लेष्मणम कसाय कटु तिक्तिका, पढ़ा था ना ये कोटेशन? तो इसमें देखो मैं तुम्हें सिंपल सा याद करा देता हूँ। वात के लिए सामक कौन सा होता है? मधुर अम्ल लवण, MAL। वात सामक रस कौन सा होता है? MAL। पित्त सामक को तुम्हें सिंपल सा याद करना है, तमक, तिक्त, मधुर, कसाय। यहाँ कसाय तिक्त मधुर लिखा है, ये चरक का है, नहीं ये चरक का नहीं है, चरक का तो ये है कसाय स्वादु तिक्त, KMT, चरक का KMT है। चरक का ही याद करो चलो अभी, MAL मधुर अम्ल लवण। फिर पित्त का सामक याद करो, KMT कसाय स्वादु तिक्त, स्वादु पित्त के लिए, मधुर के लिए आता है। और कफ में याद करो कटु तिक्त कसाई, ये सीक्वेंस याद है। इसी का जस्ट अपोजिट छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कोपक हो जाएगा। वात में मधुर अम्ल लवण बचता है तो बच गया कौन सा? कटु तिक्त कसाय, तो वो क्या हो जाएगा? कोपक। इसी तरह पित्त में आता है कसाय तिक्त मधुर आता है, सामक है, तो बच गया कौन सा? अम्ल लवण कटु। और अच्छी डिफरेंस है, अगर तुम उसका वीर्य जानते हो तो भी तुम पकड़ लोगे। ये बताओ अम्ल कौन सा वीर्य होता है? उष्ण वीर्य। उष्ण वीर्य। तो कौन से दोष को प्रकोप करेगा? पित्त को। ठीक है, इसके बाद लवण जो होता है कौन सा वीर्य होता है? उष्ण वीर्य होता है। उष्ण कौन होता से है, दोष का प्रकोप करेगा? पित्त का ही। ठीक है, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कटु। कटु, मिर्ची खाते हो? मिर्ची खाने के पूरे कान से, नाक से, ता होता है। से आग निकलने लगती है ना, धुआं निकलता है, तो कौन सा वीर्य हुआ? उष्ण वीर्य है। तो कौन सा दोष प्रकोप करेगा? पित्त को ही। पित्त का। अच्छा ठीक है, रसगुल्ला खाते हो? तो रसगुल्ला फ्रिज में निकालते हो, ठंडा होता है ना, तो और रसगुल्ला खाने के बाद क्या लगता है? पूरे शरीर में भारीपन आता है, सो जाने का मन करता है। कौन सा दोष प्रकोपित हुआ? खीर खाने के बाद कौन सा दोष प्रकोपित होता है? कफ। तो मधुर के बाद कफ आएगा। फिर इसका चलते अम्ल। अम्ल जरूर यहाँ पे दे दिया कि ये कफ का प्रकोपक है। ये नहीं समझ में आता है, शायद ये दही के कफ अम्ल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि ये कैसे कफ का प्रकोप कर रहा है। अभिसंधि गुण के कारण करता हो। दही खाने के बाद भी बड़ी नींद आती है, अगर ट्राई करना। अम्ल से ठंडा होता है, दही इसलिए। नहीं होता, दही उष्ण होता है। दही तो गर्म होती है, लेकिन अम्ल जो फ्रूट होते हैं वो ठंडे होते हैं। अम्ल फ्रूट, हम्म। हाँ कह सर, जैसे सकती हो संतरे कि वंतरे जैसे जो क्या होते होता है, हैं, मौसमी हाँ, वगैरह जो शीत होता होता है, अपन शीत मानते हैं कि वो शीत करते हैं। साइट्रिक एसिड जो होता है वो शीत है, नींबू है, हो सकता है उसके आधार पे लेते हो। बहुत क्लियर नहीं है पॉइंट, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, इसे ऐसे याद करते हैं। तो जो अम्ल होता है वो क्या करता है? कफ को प्रकोपित करता है। ठीक है, दही खाने के बाद नींद आती है, पर दही उष्ण होता है। फिर इसका जो लवण होता है वो भी क्या करता है?
कफ का प्रकोप करता है। ये हो सकता है सर स्रोतो अभिस्यंद करके प्रकोप करते हो, जैसे जो लवण सर लवण डिटेंशन ऑफ वाटर, ये नहीं इसलिए कह सकते ना। हाँ, हो सकता है कि जैसे रिटेंशन ऑफ वाटर स्वेलिंग करता है तो मान सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा ऐसे ही याद करना होगा तुम्हें कि मधुर अम्ल लवण जो है कफ का प्रकोपक है। देखो वात और कफ में तुमको दिक्कत नहीं है, वात सामक मधुर अम्ल लवण, तो प्रकोपक क्या है? कटु तिक्त कसाय। उसी तरह जब कफ में अपोजिट आ जाओगे तो कटु तिक्त कसाय कफ का सामक होगा और बचा हुआ मधुर अम्ल लवण कफ का प्रकोपक होगा। दिक्कत किसमें है? पित्त में है। KMT याद करना और अम्ल लवण कटु याद करना, अल्का याद करना, ALK अल्का है ना, तुम्हारे सीनियर्स है ना। तो देखो उसमें क्या हो जाएगा, मेरी जूनियर है इसलिए मैं नाम लेता हूँ, ठीक है। KMT कटु मधुर तिक्त हो जाएगा और साथ में लास्ट में क्या होता है? अम्ल लवण कटु, वो क्या होता है? उष्ण होता है। पित्त वाला याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम लोगों ने कफ का वाग्भट का अलग याद कर रखा है, काश्यप का अलग याद रखा है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसको जाके नोट करोगे, ठीक है। यहाँ पे नोट करोगे, मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं मिलेगा तब बताओगे। नेक्स्ट पेज में आओ। दो से उनके चरकानुसार कर्म, तो इसमें दो प्रकार के कर्म आते हैं, एक प्राकृत कर्म आता है, एक विकृत कर्म आता है। तो प्राकृत कर्म चरक सूत्र 18 में बताए गए हैं, और अन्य कर्म मतलब और भी कर्म करते हैं, वो तुम्हें कहा चरक सूत्र 12 में आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ये वाला कोटेशन तुम लोग पढ़ लेना। ये जो प्राकृत कर्म होता है वो फिजियोलॉजी को शो करता है। दोषों के प्राकृत कर्म फिजियोलॉजी को शो करेगा और दोषों के जो विकृत कर्म होंगे वो पैथोलॉजी को शो करेगा। देखो, उत्साहोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना, उत्साहोच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, धातुओं की सम्यक जो गति होती है, जैसे हमारे शरीर में रक्त बहता है और कफ बहता है, इसके अलावा जो लिम्फ बहता है, ये सब क्या है? धातुओं की समगति है। समो मोक्षो, और सभी प्रकार से मोक्षण हो जाता है, स्वेद निकल जाता है, मूत्र निकल जाता है, पूरी समय प्रकार से निकलता है, समो मोक्षो, ये प्राकृतवाद के कर्म है। गतिमताम वायोर कर्म अविकारजम, अविकृतवाद के कर्म है। पहली वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा लाइन याद नहीं कर पा रहे तो पहली वाली लाइन याद करना, उत्साहोच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, ये वाली लाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आते हैं पित्त में, दर्शनम पक्तिर ऊष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। तो देखो, दर्शन देखना पित्त का कर्म है, बचपन से पढ़ते आए हो, मालूम है तुम्हें, ठीक है। पक्तिर ऊष्मा, भोजन को पचाना, ऊष्मा ये किसका है? पित्त का काम है, मालूम है। एक तुम लोगों ने पढ़ा है पाचक पित्त, पढ़ा है, पाचक पित्त का काम ऊष्मा है। क्षुत तृष्णा देह मार्दम, प्यास लगती है, गर्मी के दिनों में प्यास लगती है ना, ठंडी के दिनों में प्यास लगती है क्या तुम्हें? बारिश के मौसम में प्यास लगती है, बारिश के मौसम में वात का प्रकोप हो रहा है, गर्मी के मौसम में वात और पित्त दोनों का प्रकोप हो रहा है, प्यास लगती है, ठंडी के मौसम में नहीं। तो क्षुत और तृष्णा, भूख और प्यास किसका है? पित्त का कर्म है। अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो भूख लगेगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है। देह मार्दम, और देह की मृदुता, अभी छू के देखो, गर्मी के मौसम में तुम्हारी स्किन सॉफ्ट है, जब पसीना आता है ना तो स्किन सॉफ्ट है, लेकिन ठंडी के मौसम में जब पसीना नहीं आता तो ये स्किन कैसी होती है? रफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में मृदु, इसीलिए पित्त का कर्म क्या है? मृदु कर्म है, ठीक है। अच्छा, पित्त का अगर तुम्हें श्लोक याद है तो भी पकड़ लोगे। स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सर्म कटु, द्रव वर्ड आता है उसमें। मॉडर्न में बाइल को पढ़ोगे तो बाइल भी लिक्विड कंडीशन में है, तो जो पूरे पित्त के जो गुण है ना, पूरे के पूरे बाइल के गुण एज इट इज मिलते हैं। उष्ण गुण आएगा तो वो भी हीट क्रिएट करता है, पीलापन आता है तो उसमें भी पीलापन वो लोग देते हैं, पीला और हरे कलर का देते हैं, ठीक है। बताया था तुमने जब पांडु पढ़ा रहे थे, पांडु में मैंने बताया था। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पे मेधा वर्ड मार्क करना। तो मैं तुम लोगों को एक बार बताता था कि क्लास में तुमने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, लड़ाई झगड़ा खूब करते रहते हैं, एग्जाम से 15 दिन पहले बैठते हैं और उसके बाद भी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। फिर तुम लोग बोलते हो यार ये करता क्या है, खेल कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी अच्छे नंबर से पास हो जाता है। उसमें क्या है? पित्त गुण ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों में पित्त गुण ज्यादा होगा। इसीलिए देखना, बहुत मास्टरमाइंड होते हैं जितने भी पित्त वाले गुण वाले होते हैं। अगर तुम ओसामा को देखो, ठीक है, कोई भी अगर जो मतलब जो टेररिस्ट है बहुत बड़ा अगर बहुत है तो उसमें ना पित्त गुण बड़ा होता है, तभी उसकी मेधा प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे इसलिए पित्त का गुण है मेधा, ये प्राकृत है, याद रखना, ठीक है। कफ के बाद आते हैं, कफ के बाद आते हैं स्नेहो बंधा स्थिरत्वम च गौरवम वृस्ता बलम। स्नेह किसके कारण आता है? कफ के कारण आता है। स्नेह दोनों प्रकार का हो सकता है, एक अट्रैक्शन के लिए हो सकता है और दूसरा किसके लिए हो सकता है? बॉडी के
फीलिंग, लविंग, उसके लिए चिपकने वाली प्रॉपर्टी। तो स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम विस्तावरम। देखो हमारी यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं ना तो धूल के कण जाते हैं, तो यहाँ म्यूकस में चिपक जाते हैं ना। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उसमें स्नेह गुण है ना, बंध गुण है ना, इसीलिए फॉरेन पार्टिकल्स को बांध लेता है म्यूकस। ठीक है। स्थिरत्वम, स्थिर होता है, मालूम है। गौरवम वृस्ताबलम, और गुरुता लाने वाला, वृष से होता है और बल लाने वाला। क्षमा धृतिर अलोभश्च कफ कर्म अविकारजम। कुछ जगह इसे लोभश्च टर्म लेते हैं, कुछ जगह अलोभश्च लेते हैं। तो जो कफ का गुण होता है लोभी गुण होता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अलोभी गुण होता है। क्षमा, क्षमा किसका है? कफ का। देखो ताकतवर आदमी हमेशा कमजोर आदमी को माफ कर देता है, सुना होगा ना, ताकतवर जो है कमजोर को माफ कर देता है। क्षमा। धृतिर, धृतिर मतलब होता है धारण करना, धी धृति स्मृति, पढ़ा है ना तुमने टर्म। धी, धी मतलब धारण करना, धृति। ये अलोभ नहीं होगा क्या? फिर से बोलो पूर्वा। हाँ सर, अलोभ। अलोभ होगा, और कुछ जगह ना इसे लोभस करके पढ़ते हैं, हिंदी में तुम्हें मिलेगा। सुश्रुत ने भी अलोभ बोला है। एक हो। हाँ, दोष एवं उनके सुश्रुत के अनुसार कर्म देखो। तो तुमने दोष का देखा था, वात पित्त कफ, सुश्रुत सूत्र 14 में पढ़ा था। तो तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था कि वात के भेद किसने बताए थे, पित्त के भेद किसने बताए थे, कफ के भेद किसने बताए, बताओ थोड़ा। वात के भेद किसने बताए? वात की सुश्रुत ने, और फिर वात अरे, पित्त से उन्हें, और वात के भेद चरक में मिलते हैं। वात के भेद चरक, चरक में बात के पित्त के भेद पित्त के कफ और कफ के भेद वाग्भट। वाग्भट। टर्म क्या आता है? डिस्क्रिप्शन की बात आती है ना, तो टर्म अपन को सब में सब मिलता है। देखो सुश्रुत में बताया था यहाँ पे वात के प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेचन और धारण। तो प्रस्पंदन किसका है? व्यान वायु का, लिख लो। प्रस्पंदन पल्सेशन हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो इसलिए वहां पे आता है प्रस्पंदन। फिर इसके बाद दूसरा आता है उद्वहन। उद्वहन जो होता है किसका होता है? उदान वायु का होता है, श्वास और भाषण, बोलना। बोलना जो है हमारा किसका है? उदान वायु का है। ठीक है। इसके बाद होता है पूरण। तो देखो हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स भरता है ना एयर से, तो वो टर्म कहलाता है पूरण। क्या हो जाएगा? प्राणवायु का है। और जो विवेचन, विवेचन मतलब होता है बुद्धि का उपयोग करना, सार भाग और कित्त भाग को अलग करना। ये कौन सा काम करता है? समान वायु करती है। समान वायु हमारे आहार में से सार भाग को अलग करके उसे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करती है, और जो किट्ट भाग होता है उसे मल के रूप में बाहर निकाल देती है। तो ये विवेचन का काम किसका हुआ? समान वायु का। फिर आता है धारण। तो धारण कौन करता है? अपान वायु। अपान वायु जब तक सही ढंग से काम करती है तो मल और मूत्र रुके हुए होते हैं। जब ये विकृत रूप में काम करती है तो तभी हमें दस्त लगते हैं या मूत्रकृच्छ होता है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं पित्त में। पित्त में क्या आता है? राग, पक्ति, तेजो, मेधोस्म, कृत। तो राग जो है रेडनेस है, रेडनेस किसके कारण होगा? रंजन पित्त के कारण। फिर उसके हो जाएगा पक्ति, पक्ति किसके कारण होगा? पाचक पित्त के कारण। फिर उसके बाद होगा तेज, तेज जो हो जाएगा चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त के कारण। मेधा जो कौन सा हो जाएगा? साधक पित्त हो जाएगा। और ऊष्मा में कौन सा हो जाएगा? भ्राजक पित्त। ऊष्मा हमारी स्किन में होता है ना, और भ्राजक पित्त भी हमारी स्किन में। सर पक्ति क्या है ये? पक्ति पाचन, ओके। का काम पाचक पित्त करता है ना। नेक्स्ट आ जाओ कफ में। संधि संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरण, बल, स्थैलीकृत। तो संधि संश्लेषण किसका होता है? श्लेष्मक कफ का, जो ज्वाइंट्स में होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लियर पॉइंट वही होता है, इसलिए अपन साइनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट करते हैं। वैसे सारे ज्वाइंट से लुब्रिकेशन होता है। स्नेहन, स्नेहन में कौन सा हो जाएगा? क्लेदक कफ। हम खाना खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाने के बाद भी वो क्या होता है? लुब्रिकेट हो जाता है। तो स्नेहन किया ना। कभी पिज्जा खा के देखना, एक दिन छोड़ दो, अगले दिन उस पिज्जा को खा के देखना, खा नहीं पाओगे। या तुम कभी सुबह सुबह एकदम उठ जाओ, सो के उठे हुए हो, और सो के उठने के 15 से 20 मिनट बाद तुम कोई चीज मुंह में डालना, अंदर नहीं निकला जाएगा तुमसे, क्योंकि उस समय तुम्हारी बॉडी में कफ का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। सुबह तुमको खाने के लिए पानी निकलना पड़ेगा, लेकिन वही जब 10 बज जाते हैं, थोड़ा सा मुंह वगैरह धोने के बाद जो सारे सिक्रीशन होने लगते हैं, उसके बाद खाओ, आसानी से कोई भी चीज खा सकते हो। फिर इसके बाद आता है रोपण।
तो रोपण किसका हो जाएगा, कौन सा कफ हो जाएगा, बोधक कफ। और पूरण में आ जाएगा तर्पक कफ। और बल स्थैर्य में कौन सा आ जाएगा, अवलंबक कफ। अवलंबक कफ कहाँ होता है, हृदय में। तो बल कहाँ से मिलता है हमको, हृदय से मिलता है ना। कहता है वो कमजोर दिल का है और वो शेर दिल का है, सुना होगा ना। शेर दिल का है मतलब मजबूत है, बल स्थैर्य। तो बल कहाँ से होगा, अब अवलंबक कफ में। ठीक है, अब देखो शरीर वायु विभाजन कालों से दोष का संबंध चरक चिकित्सा 30 में मिलता है। रेफरेंस याद करना, चरक चिकित्सा 30 योनि व्यापद में है। यहाँ पे देखो वात का स्थान हृदय व नाभि के नीचे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पढ़ते आए हो तुम लोग फर्स्ट ईयर से तो मालूम है। हृदय व नाभि के नीचे क्या होता है, वात का स्थान होता है। हृदय व नाभि के बीच में पित्त का स्थान होता है और हृदय और नाभि के ऊपर कफ का स्थान होता है। हृदय व नाभि ही तुम्हारा मेन टारगेट है। नीचे आएगा टर्म तो वात होगा, मध्य में आएगा तो पित्त होगा और ऊर्ध्व आएगा तो कफ होगा। हृदय या नाभि याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे ऊपर मध्य बस ये याद करना है। अच्छा, ऋतुएं तुम्हें मालूम है, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है। अभी कुछ दिनों बाद वात का प्रकोप होना चालू हो जाएगा। पित्त का प्रकोप देखो अभी थोड़े दिनों में हवाएं खूब चलने लगती है, चलती है ना। तो हवाएं जब चलेंगी बारिश के मौसम में, वात का प्रकोप वर्षा। पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में। तो थोड़ी जब बारिश का मौसम हटता है उसके बाद तुमने देखा होगा स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट अचानक से बढ़ जाते हैं। शरद ऋतु जब आएगी ना, बारिश के मौसम के बाद देखना बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं। क्यों, क्योंकि शरीर में पित्त जमा हो गया और उधर से ठंडी आने लगी, तो ठंडी के कारण वो शरीर में जमा रह गया, नहीं निकल पा रहा है। इसी कारण शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप। और कफ का क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु में प्रकोप होता है। कफ का मालूम है तुम्हें। वय में चलते हैं तो वय में क्या होता है, वात का प्रकोप वृद्धावस्था में होता है, सबको मालूम है। पित्त का प्रकोप युवावस्था में होता है, लड़ाई झगड़ा खूब करते हैं जब जवान होते हैं तो। और जो कफ होता है वो बाल्यावस्था में होता है। फिर इसके बाद देखो दिन का काल देखो, तो वात का काल क्या कहलाया, अपराह्न 2 से 6 PM। अच्छा, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, सुबह तुम लोग क्या करते हो, सुबह उठते हो तो शरीर में भारी भारीपन सा लगता है। सुबह सो के उठते हो ना, पूरा शरीर भारी भारी सा लगता है, वो कहलाता है कफ का काल। 6 से 10 AM देखो, 6 से 10 बजे तक थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है सो जाए। फिर 10 बजे से 2 बजे तक तुम्हारा पित्त का काल चलता है, थोड़ा गर्मी लगती है और कुछ खाने का मन करता है। 10 बजे से 2 बजे तक। और 2 बजे से 6 बजे तक क्या होता है, वात का प्रकोप काल कहलाता है, जिसमें फ्लैचुलेंस वगैरह बनती है। तो 6 से 10 कौन सा हो जाएगा, पूर्वाहन कफ का काल है, मध्याहन पित्त का काल है और अपराहन वात का काल है। यही चीज रात्रि में चला जाएगा, पर रात्रि में थोड़ा उलट जाता है। 2 से 6 AM पे क्या हो जाएगा, अपर रात्रि का उल्टा याद करो। 6 से 10 में पूर्व रात्रि कहलाएगी, वो कफ का काल है। 6 से 10 के बीच हम खाना खा लेते हैं, नहीं खाना नहीं खाते, पर हो गया ठीक है। 10 से 2 जो हो जाएगा मध्य रात्रि, पित्त का इस समय भोजन का पाचन चल रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है अपर रात्रि होता है, वो कौन सा होता है, 2 से 6 AM का होता है, सुबह सुबह जो होता है फ्लैचुलेंस का काल होता है। ठीक है, समझ गए, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलो यहाँ पे वात का देखें, तो कफ का प्रकोप कब होता है, आमावस्था में, जब भोजन पचता है। मैंने बताया था खाना खाने के जस्ट बाद जो तुम्हें डकार आती है उसमें मधुरपन होता है, मीठापन होता है और झाग होता है। जब भी कभी नोटिस करना, खाना खाने के जस्ट बाद डकार आती है, उसमें मीठापन दिखाई देगा और झाग रहेगा, वो कहलाता है मधुर अवस्था पाक। ठीक है, फिर वही खाना खाने के थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद जब अगर डकार आई है, तो उसमें क्या होता है, कड़वापन होता है, तीखापन होता है, वो होता है पित्त का प्रकोप, विदग्धावस्था की अवस्था कहलाती है। फिर वही चीज जब डकार शाम को आती है, जिसमें केवल हवा बाहर आती है, वो काल कहलाता है वात का प्रकोप, जिसमें अंतावस्था होती है, पक्वावस्था। पक्वावस्था में केवल वात आएगा, मधुर कफ अवस्था में मधुर आएगा, पित्त अवस्था में पित्त आएगा और उसमें ये आएगा। ठीक है, अब दोष अग्नि एवं रोग का संबंध देखते हैं। तो वात पित्त कफ है, वात में कौन सी अग्नि होती है, विषमाग्नि। तुमने अच्छा कुछ लोगों को देखा होगा, कोई 10 बजे खाना खा लेता है, कभी 2 बजे खाना खाता है, कभी 3 बजे खाना खाता है, कभी उसको भूख लगी है अच्छे से, कभी नहीं लगती है तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा जिसको कोई पर्टिकुलर टाइम में भूख नहीं लगती है, कभी पेट साफ नहीं होता पर्टिकुलर टाइम में। वहीं किसी को देखा होगा कि सुबह सो के उठा है 6 बजे, वो पट्टी भाग जाता है,
एक होता है जो सिगरेट फूकता रहता है, चाय पीता रहता है, पानी पीता रहता है, उसके बाद भी कहता है अभी नहीं जा रहे हैं। ये कहलाती है अवस्था वात अवस्था। वात अवस्था कहने का मतलब उसकी अग्नि विषम है, वो खाने को सही ढंग से नहीं पचा पाती। डिपेंड करता है गुरु आहार लघु आहार पे। जिस दिन उसे लघु आहार मिला उसने जल्दी से पचा दिया, गुरु आहार खा लिया उसको पचाने में टाइम लगा। सही समझ गए? तो वो कहलाएगी विषमाग्नि। पित्त होता है तीक्ष्णाग्नि, चाहे लघु आहार मिले चाहे गुरु आहार मिले, एक ही टाइम में सब पचा के रख देगी। और जो एक होता है कफ मंदाग्नि, चाहे लघु आहार का है चाहे गुरु आहार का है। लघु आहार खाएगा तो थोड़ा जल्दी पचा देगी, गुरु आहार खाएगा तो थोड़ा देर में पचाएगी, पर पचाएगी देर में ही। समझ गए? इनका जो काल होता है एक्चुअल में माना जाता है 6 से 8 घंटे माना जाता है। कि जो सामान्य पाचन का काल होता है 6 से 8 घंटे, मतलब एक खाना खाए हो उसके बाद लगभग 6 घंटे से 7 घंटे में भूख लगानी चाहिए। यंग अवस्था के बच्चों को तुमने देखा होगा दिन में 3 बार खाना खा लेते हैं। सुबह जल्दी उठे तो खाना खा लिए, 6 घंटे बाद उन्हें फिर से भूख लगाती है, फिर अगले 6 घंटे में भूख लगाती है। वो कहलाती है उनकी सम्यक अग्नि, जिसमें अग्नि उनकी अच्छी है, 6 से 8 घंटे में जो खाना पच रहा है। ठीक है। फिर एक होता है तीक्ष्णाग्नि, 6 घंटे से पहले खाना पच जाए तो वो तीक्ष्णाग्नि है। और 8 घंटे के बाद भी खाना ना पचे, जैसे एक बार सुबह खा लिया तो शाम को खाना खा रहा है, वो कहलाता है कौन सा? मंदाग्नि। ठीक है। तो वात है विषमाग्नि हो जाएगा, पित्त तीक्ष्णाग्नि हो जाएगा, कफ का मंदाग्नि हो जाएगा, वात पित्त कफ प्रकोप, कफ का क्षय भस्माग्नि। तो जब भस्मक रोग बढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया था, क्या कोई टर्म आया था? कफ क्षय पित्त प्रकोपित और मारुत अनुगम, ऐसा करके पढ़े थे। श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा है, पर कफ क्षय था, पित्त का प्रकोप था और मारुत का अनुगम था, वो भस्माग्नि की स्थिति यही है। देखो, वात पित्त प्रकोप और कफ का क्षय, ये सारंगधर ने बोला है। जो तुमको टर्म में बोल रहा हूँ वो चरक का टर्म है। पित्त का प्रकोप, सॉरी कफ का क्षय, पित्त का प्रकोप और मारुत का अनुगम। लिख लो परवेश, कफ का क्षय, पित्त का प्रकोप, मारुत अनुगम, वो चरक में तुमने पढ़ा था भस्माग्नि की स्थिति। सारंगधर में लिखा हुआ सर, ये तो लिखा है। ठीक है। सारंगधर में तुमने पढ़ा है वात पित्त प्रकोप और कफ का क्षय। और त्रिदोष समत्व में क्या होता है? समाग्नि। अजीर्ण तो समझ में आ ही जाएगा, बाद में विष्टब्धा। हाँ भस्माग्नि का रेफरेंस हम सारंगधर लिखे। हाँ, यहाँ जो दिया हुआ है ना वात पित्त प्रकोप एवं कफ क्षय, ये सारंगधर का है। त्रिदोष समत्व यहाँ पे समाग्नि समय का। वात में क्या हो जाएगा? विष्टब्धा जीर्ण। देखो, जिसके शरीर में वात बढ़ा होता है उसको स्टूल पास नहीं होता आसानी से। विष्टब्ध हुआ ना, विष्टब्ध मतलब रुका हुआ। फिर जिसमें पित्त का प्रकोप होता है वो कहलाती है विदग्धावस्था, उसको ना पतले दस्ते जैसी अवस्था होगी, विदग्धावस्था। ठीक है। लैपटॉप बंद होने वाला। तो वात में क्या होता है? पढ़ा है पित्त में विदग्धावस्था, उसे दस्त जैसी कंडीशन आती है। और जो कफ की स्थिति होती है उसमें आमाजीन होता है, थोड़ा थोड़ा मल बाहर आता है, वो एक स्थिति कहलाती है आमाजीन। जब मल पक जाएगा, तुमने पढ़ा है गृहिणी में कि जो पक को मल होता है वही शरीर से बाहर आता है, जो अपक को मल होता है वो नहीं आता। इसी का आमाजीन में जब थोड़ा सा मल पकता है तो वो स्टूल पास करता है थोड़ा अमाउंट में, फिर थोड़ी देर में पकता है तो फिर थोड़ी देर बाद स्टूल अमाउंट पाया करता है। और वात पित्त कफ क्षय में क्या हो जाएगा? भस्मक रोग हो जाएगा। इसमें तो स्टूल पास करने का सवाल ही नहीं, सब पचा जाता है। और समय का जीर्ण में क्या हो जाएगा? समय रूप से चलती है प्रोसेस। दोष कोष्ठ एवं प्रकृति देखो। तो वात में क्या होता है? ये जो कोष्ठी लिखा हुआ है ये चरक और वाग्भट का है। क्रूर मध्यम मृदु कोष्ठी लिखा है, वहां लिख लो चरक और वाग्भट। और बगल में लिखो सुश्रुत का, जो मैं लिखवाता हूँ। सुश्रुत में लिखो, वात में लिखो क्रूर, वात और कफ दोष। वात और कफ दोष से बनेगा क्रूर कोष्ठी, वात और कफ दोष से क्रूर कोष्ठी, पित्त से बनेगा मृदु कोष्ठी। कफ के लिए उन्होंने वर्ड नहीं यूज किया, सर दोष के लिए मध्यम कोष्ठी। सर लिखा हुआ है इसमें, सुश्रुत का पॉइंट लिखा हुआ है? नहीं, वो चरक और वाग्भट का लिखा हुआ है। यस सर। वात में लिखा होगा, सुश्रुत का भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अच्छा ठीक है। वात में क्रूर, सर वो किस स्टूडेंट ने लिख रखा है? आपने लिखवाया होगा ना